बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लेकर चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था जी बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर बोहर्स के 3 पोस्टुलेट्स हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक का स्टार्ट हम कुछ इस तरह से लेंगे कि डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो रदरफोर्ड है वो ये कह रहे हैं कि जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वह एनर्जी रेडिएट करेगा। मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा। इस तरह करते 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 वो इसके अंदर गिर जाएगा। अब अगर ऐसा है तो फिर तो इस बात का मतलब ये बनता है कि एटम सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। जब एटम सस्टेन करता है तो फिर इस बात को गलत कहते हुए बोहर ने क्या आंसर दिया। बोहर ये कह रहे हैं कि भाई जब न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। फिर से सुन लें, बोहर क्या कह रहे हैं। यही बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट है ना कि जब न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है। अब जब उनसे पूछा गया कि भाई एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहती है तो उन्होंने कहा भाई हमारे हाथ खड़े हैं, हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। ये मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहती है, इस बात का आंसर हमें देंगे डी ब्रोगली। यही आज का हमारा टॉपिक है। और फिर डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एक क्वेश्चन भी रह गया प्रीवियस लेक्चर के अंदर। वो क्या था कि बोहर ये भी बात डिस्कस कर रहे थे कि जब न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, मतलब इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इसमें भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन उसने ये बात भी बताई कि भी इन ऑर्बिट्स में तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। इसी तरह इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। अब जब उससे पूछा गया कि भाई इन ऑर्बिट्स के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों नहीं कर सकता, उन्होंने कहा अपने हाथ खड़े हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भी इन ऑर्बिट्स में तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन इन ऑर्बिट्स के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इस बात का उनके पास जवाब नहीं था। तो इस बात का भी जवाब किसने दिया, डी ब्रोगली ने दिया। यही आज के टॉपिक में हम देखेंगे। सही है। फिर जो सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या था, भाई यहाँ क्यों कर सकता है। तो बोहर ने कहा कि इस ऑर्बिट के अंदर जो मैंने इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम देखा है वो क्या आ रहा है, सपोज करें h/2π आ रहा है। फिर अगले में क्या आ रहा है, 2h/2π। फिर अगले में क्या आ रहा है, 3h/2π। तो उसने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ये इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ h/2π। और n क्या है यहाँ पे, n = 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हाँ, ये नहीं हो सकता कि n हो जाए 1/2 3/2, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा अगर हो गया तो फिर तो ये मतलब बनता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π के इक्वल है एंगुलर मोमेंटम। अब इन सारी बातों का जवाब उसके पास नहीं था, तो जवाब हमें कौन देगा, डी ब्रोगली देगा आज के टॉपिक में। ठीक है जी। तो फिर स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि ऑल्दो बोहर सक्सेसफुली एक्सप्लेन द इंपीरिकल रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, इंपीरिकल क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से वो बोहर बता रहा था ना, उसके पीछे कोई थ्योरी तो नहीं थी। बट नो जस्टिफिकेशन फॉर फर्स्ट 2 पोस्टुलेट्स। उसने जो रिजल्ट बताया ठीक थी, लेकिन उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं थी पहले 2 पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, उसने कहा बस ऐसा है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से यही कुछ नजर आ रहा है। तो फिर जस्टिफिकेशन किन्होंने दी, डी ब्रोगली ने दी। अब डी ब्रोगली को यहाँ से स्टार्ट करने से पहले ना, बोहर के अकॉर्डिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि बोहर ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये सारी जो मैंने बातें की हैं, बोहर कह रहे हैं ये मैंने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसीडर किया है, मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना है, तब मैंने ये बातें आपको बताई हैं। तो फिर बोहर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इज अ पार्टिकल।
इज अ पार्टिकल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो बैरियर है, स्पोर्ट्स समझ लें, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जिसको बोहर पार्टिकल मान रहे हैं और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इन दो बैरियर के बीच में मूव कर रहा है। ठीक है जी। तो बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल। अब डी ब्रॉगली इन सारी बातों का आंसर देगा, लेकिन वो शुरू में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। क्या? वो कहता है जो बोहर के अकॉर्डिंग तुम कह रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, एक लम्हे के लिए मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ये एक वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इज अ वेव। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये बात समझ नहीं आएगी हमें। देखो, उसने कहा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, बोहर ने कहा, तो आपको लग रहा है ना कि वाकई इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, फील हो रहा है। जब डी ब्रॉगली कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन इस तरह की एक वेव है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन वेव के ऊपर चल रहा है ना, उसने कहा इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन खुद एक वेव है, इस तरह की एक वेव है। अब ये आप मानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह की एक वेव है, इलेक्ट्रॉन खुद एक इस तरह की वेव है, ये मानेंगे आप? नहीं ना, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा। यही तो क्वांटम फिजिक्स है जो यहां से हिलाएगी हमें। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। क्या हर तरह की वेव? कौन सी वेव? उसने फिर बताया है, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा नॉट एनी वेव बट अ स्टेशनरी वेव। इलेक्ट्रॉन को आप एक स्टेशनरी वेव कहें। किस तरह की? सिमिलर टू स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग। क्लास 11th में स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग को आपने प्लग किया था तो दो फिक्स्ड पॉइंट के बिटवीन स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुई थी, वहां पे एनर्जी क्या रह रही थी, कांस्टेंट। कांस्टेंट, पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, अभी आएगा। एनर्जी वहां पे क्या रह रही थी, कांस्टेंट रह रही थी। कन्फाइंड का वर्ड यूज किया गया था बुक में। तो फिर ये देखें वो क्या कह रहा है डी ब्रॉगली कि इलेक्ट्रॉन को आप वेव माने कौन सी, स्टेशनरी वेव। किस तरह की? जैसे आपके पास स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग थी, इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो जिस सर्कुलर ऑर्बिट्स में बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, वैसे ही डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग उसी सर्कुलेटिंग ऑर्बिट के अंदर अब इलेक्ट्रॉन नहीं, वो इलेक्ट्रॉन अब वेव है। वो वेव ओसिलेट कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा होगा, अब वो वेव है, वेव ओसिलेट कर रही होगी। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, देखें जब डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन को वेव कह रहे हैं, अब ये वेव क्या है, ओसिलेट कर रही है। मतलब वही इलेक्ट्रॉन अब वेव है, वो ऐसे ऐसे ओसिलेट कर रहा है। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन वेव है और वेव ऐसे ओसिलेट कर रही है, ऐसे। तो फिर याद रखें स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में एनर्जी क्या रह रही थी, कन्फाइंड। तो यहाँ डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन को अब वेव कह रहे हैं इस तरह की, तो फिर यहाँ पे दो स्पोर्ट्स या बैरियर के बिटवीन ये इलेक्ट्रॉन अब वेव है, ये ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन अब वेव है, ये ओसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा वेव में, इलेक्ट्रॉन ही अब ऐसे वेव है बस, ठीक है। तो फिर वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में एनर्जी कांस्टेंट थी। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वेव कह रहे हो, उसी तरह की वेव, स्टेशनरी वेव, तो फिर एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो देखें बोहर के पास तो जवाब नहीं था ना कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बोहर कह रहे थे ना, लेकिन डी ब्रॉगली ने बताया कि एनर्जी कांस्टेंट क्यों है। उसने कहा उस पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ना कहो बल्कि इलेक्ट्रॉन को वेव कहो। कौन सी वेव, स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग में आपको पता है एनर्जी कन्फाइंड रहती है, फिक्स्ड रहती है, ठीक है, दोनों बैरियर के बीच में। ये नहीं बता सकते कि आप एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है वहाँ कुछ नहीं, एनर्जी कांस्टेंट है। तो फिर जब वहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट थी तो यहाँ पे भी तो आप इलेक्ट्रॉन को वेव कह रहे हो उसी तरह की, तो एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। अब पार्टिकल और वेव में क्या फ़र्क है? पार्टिकल और वेव में मेजर डिफरेंस आप ये समझ सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इन दो बैरियर्स के बीच में मूव कर रहा होगा तो किसी इंस्टेंट पे आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हैं, यहाँ पोजीशन बता सकते हैं। जबकि जब इलेक्ट्रॉन को आप वेव कह रहे होंगे तब आप किसी भी इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, क्योंकि अब तो वो सारी वेव है, वो इलेक्ट्रॉन अब सारी वेव है। तो ये इसका मेन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन को आपने वेव कहा तो एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फिर यहाँ पे देखें इसी डायग्राम के साथ रिलेट करते हुए डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट के अंदर जब वेव, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, ये अब इलेक्ट्रॉन ये सारी वेव है। यहाँ इलेक्ट्रॉन था बोहर के अकॉर्डिंग,
अब डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग वही इलेक्ट्रॉन, ये वेव है, वेव। अब ये वेव ऐसे ऑसिलेट कर रही है, सही है। तो एनर्जी वेव की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अब इलेक्ट्रॉन वेव है ना ऑर्बिट के अंदर, देखो तो एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये पहले सवाल का जवाब था जो डी ब्रॉगली ने दिया कि एनर्जी इस तरह से कांस्टेंट रहती है जब आप इलेक्ट्रॉन को क्या मानेंगे, वेव मानेंगे। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में तो रिवॉल्व कर सकता है, इन ऑर्बिट्स के बीच में यहां सस्टेन क्यों नहीं कर सकता, रिवॉल्व क्यों नहीं कर सकता। उसने कहा इसीलिए कि जब आप इलेक्ट्रॉन को वेव कह रहे हैं तो फिर इस न्यूक्लियस के अराउंड अगर इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन अब वेव है, इस तरह की वेव हो जो क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, तो एक लम्हे के लिए देखें कि इस एंड से ये नोड है, नोड से वेव स्टार्ट हुई और नोड पे ही आके एंड हुई। तो जब नोड से स्टार्ट हो नोड पे एंड हो, मतलब क्रस्ट पे, ट्रफ पे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है। पता है ना, पैटर्न आपको दिखता है, रिजल्ट आपको मिलता है। तो इसमें देखें बिल्कुल फॉर्म ठीक है, यानी कि यहां पे रिजल्ट दिखेगा, मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पे ये एक वो ऑर्बिट है जो ये वाला समझा जाए या ये वाला समझा जाए या ये वाला समझा जाए, उसमें जब इलेक्ट्रॉन को वेव मान के आप इस तरह से ऑसिलेट करवाएंगे तो वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी और उसमें आपके पास रिजल्ट आएगा, मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो सस्टेन करेगा इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि अब वेव है। लेकिन जब यहां पे देखा गया कि अगर ये वेव नोड से स्टार्ट हो रही है, नोड से स्टार्ट हो रही है, तो यहां पे क्या हुई, एंटी नोड पे एंड हो रही है, यानी कि ये एंटी नोड है ना, एंटी नोड पे खत्म हो रही है, नोड से स्टार्ट हो रही थी, तो नोड पे एंड नहीं हुई। तो इसका मतलब कहीं क्रस्ट ट्रफ पे आ रहा है, ऐसे ही है ना, क्रस्ट ट्रफ पे आ रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो यहां आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना, क्रस्ट ट्रफ पे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन कहां बन सकती है, ये वाली सिचुएशन तब बनेगी जब आप इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिट्स की बजाय बीच में रखने की कोशिश करवाएंगे, यानी कि आप चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में रिवॉल्व करे। तो अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो ये देखें, नोड से वेव स्टार्ट हो रही है, फिर एंटी नोड पे हो गई है, मतलब आपने यही कोशिश की है कि इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराने की कोशिश की है। तो जिसकी वजह से आपको रिजल्ट कैसे दिखा है, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, कि अगर वेव नोड से स्टार्ट हुई है तो एंटी नोड पे एंड हो रही है। तो इस तरह से फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इन ऑर्बिट्स के बीच में सस्टेन नहीं कर पाएगा। देखें नहीं बढ़ रही ना पूरी वेव, तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं। तो फिर क्लियर हो गया कि भाई इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में यहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो ये दूसरी बात का उन्होंने जवाब दिया इस तरह से डी ब्रॉगली ने। अब डियर स्टूडेंट, जो सेकंड पास्टुलेट था कि इस तरह इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए अगर हम उस सेकंड पास्टुलेट का ये वाला फार्मूला किसी तरीके से ना यहां से प्रूफ कर लें तो फिर तो मजा ही आ जाए, चासी आ जाए कि दोनों पास्टुलेट्स की जस्टिफिकेशन मिल जाएगी ना। अभी तो एक पास्टुलेट्स की तो जस्टिफिकेशन डी ब्रॉगली ने दे दिया, मैं समझ भी आ गई। अब हम इस फार्मूले को किसी तरीके से पार्टिकल को इस तरह वेव मान के प्रूफ कर लेना तो फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो फिर डियर स्टूडेंट्स इसकी तरफ आते हैं जी, प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ करने से पहले ना दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी याद रख लें, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। वो ये है कि रिमेंबर, अगर डियर स्टूडेंट्स एक वेव हो, देखो n = 1 का मतलब है एक वेव हो, तो याद रखिएगा दो लूप्स बनेंगे। एक वेव हो तो दो लूप्स बनेंगे। देखें एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है। एक वेव होगी तो लूप्स दो बनेंगे, डबल करते जाए। अगर दो वेव होंगी, देखें ना यहां पे दो वेव है, एक वेव ये है, एक वेव ये है। अगर वेव 2 होंगी तो लूप्स 4 बनेंगे। ये देखें 1 2 3 4। अगर वेव 2 होंगी तो लूप्स 4 बनेंगे। अब अगर वेव 3 होंगी तो लूप्स कितने बनेंगे, 6। ये देखें अगर वेव कितनी है, 3, 1, ये 2 और ये 3, यहां तक कट कर देना। ये देखें, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3। तो 3 वेव होंगी अगर, तो लूप्स कितने बनेंगे, 6 डबल, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं ना 6। तो बस आपने रट्टा मार लेना है कि अगर वेव सिंगल हो तो लूप 2, अगर वेव 2 हो तो लूप 4, डबल करते जाए, एमसीक्यूज में पूछेगा, ठीक है। और यहीं पे डिस्टेंस ये भी याद रखिएगा, जब नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाएंगे,
यानी कि ये आप वेव बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ लूप भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका डबल बढ़ते जा रहे हैं। अगर वेव 2 है तो लूप 4, अगर वेव 3 है तो लूप 6, अगर वेव 4 है तो लूप 8। समझ रहे हैं ना। इसी के साथ ये बात भी याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप लोअर ऑर्बिट में रहेंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। यानी कि अगर आप ये लोअर ऑर्बिट समझ लें और ये हायर ऑर्बिट समझ लें, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या करेगी, हायर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, और वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी। ये भी एमसीक्यूज आप याद रख लिएगा कि भाई हायर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी और वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। तो इसी शक्ल को आप अगर इस तरह से बना लें कि बहुत सारी वेव आ जाएंगी तो नंबर ऑफ लूप्स भी बढ़ जाएंगे, सही। तो इसका मतलब होगा आप हायर एनर्जी में चले गए, सॉरी हायर एनर्जी में नहीं, हायर ऑर्बिट में, सही है। हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज कर देगी। तो वो फॉर्म आप इस तरह की भी बना सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो जब वेव बढ़ेगी तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगे, और इस बात का मतलब होगा कि आप हायर ऑर्बिट में एनर्जी इंक्रीज कर देगी। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो मैंने वेव कितनी ली जी, 3, एक यहाँ तक, दूसरी यहाँ तक और तीसरी यहाँ तक। तो 3 वेव अगर मैं लूँ तो लूप्स कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। ये देख सकते हैं, ब्लू वाली भी उसके अंदर ऐड कर दें तो लूप 6 बन गया, 1 2 3 4 5 6। तो 3 वेव्स हैं डियर स्टूडेंट्स और 6 लूप्स हैं, ठीक हो गया। तो यानी कि जब 3 वेव्स होंगी तो लूप्स कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। और सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो कितना है हमारे पास, रेडियस r है। और फिर जो वेव लेंथ होगी लैम्डा, वो कैसे देखेंगे, देखें अगर आप ब्लू से देखें या रेड से देखें, ये रेड का अगर क्रस्ट है तो ये क्या है, ट्रफ है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, एक वेव लेंथ होगी लैम्डा। इस तरह अगर ब्लू में देखें तो ये एक क्रस्ट और ये एक ट्रफ, तो फिर एक साइकिल बन गया ना, एक वेव बन गई, तो उसकी वेव लेंथ क्या होगी, लैम्डा होगी। इसी तरह इस सरकमफ्रेंस के ऊपर यानी कि ऑर्बिट पे जो आप इलेक्ट्रॉन को वेव कह रहे हैं डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, तो उसकी बहुत सारी वेव आ सकती है, वो n हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी मर्जी आ जाए। तो हम उसको n कंसीडर करते हुए वो सेकंड पास्टुलेट जो कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π के इक्वल है, उसका अगर हम प्रूव कर लें तो फिर तो 84 आ जाए। तो फिर वही प्रूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करूं, ऑर्बिट है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूं या सरकमफ्रेंस कह लें तो वो किसके इक्वल होगा, n इंटू लैम्डा। उसके ऊपर बहुत सारी वेव होंगी, हर एक की हमारे पास वेवलेंथ क्या आ रही है, लैम्डा। तो फिर मैंने उसको लिख दिया n लैम्डा। यही सरकमफ्रेंस है ना l, तो इसे क्या कहते हैं 2πr। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो ये बन गया n इंटू लैम्डा। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से बल्कि आप पहले लैम्डा को कैलकुलेट कर ही लें, फिर हम 1 का नाम रखते हैं। तो यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करें, लैम्डा इज इक्वल टू n, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2πr/n। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लैम्डा की इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये तो बहुत आसान है ना। यानी कि जब आप डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को वेव मानेंगे, उस टाइम अगर हमारे पास n वेव है तो हमारे पास सरकमफ्रेंस क्या आया 2πr, और जो कि n लैम्डा की इक्वल है, यहाँ से लैम्डा निकालें तो 2πr/n आता है। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग आ रही है। यहाँ से आपकी बुक में n3 और n इज इक्वल टू 6, जब 6 वेव्स थी तो वहाँ पे 12 लूप्स बढ़ रहे थे। ये भी आपकी बुक में डायग्राम दिखाई गई है, बस आप एक के अकॉर्डिंग याद रख के आप मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पास्टुलेट की डेरिवेशन है। और दूसरी हम इक्वेशन जानते हैं एज वी नो दैट के डी ब्रोगली चैप्टर नंबर 19, वेवलेंथ क्या होती है, h/mv के इक्वल होती है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में भी देखें लैम्डा है, 2 में भी लैम्डा है, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लें, कंपेयर कर लें। तो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास h/mv इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई n। तो हमने राइट साइड भी दोनों की क्या कर दी, इक्वल कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, mvr, mv ये रहा, mv डिवाइड हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके r के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया mv और r। इधर 2π क्या हो रहा है, r के साथ मल्टीप्लाई, h के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, पीछे बचा सिर्फ n, n क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
तो ये आ गया है। अब देखें वही चीज़ नहीं बन गई, सेकंड पास्टुलेट कि हमारे पास क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई। तो यही प्रूफ हो गया। तो वाह भाई वाह, ये तो मज़ा ही आ गया। क्यों? क्योंकि देखें जब आप इलेक्ट्रॉन को वेव मान के चलेंगे तो फिर भी सेकंड पास्टुलेट भी सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि बोहर के अकॉर्डिंग था कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई है, बस है। कैसे आता है उसको नहीं पता। डी ब्रॉगली ने आपको उसको वेव मान के पूरी तरतीब से करके दिखाया कि ये प्रूफ हो गया। तो फिर इसका मतलब बोहर की बातें तो दोनों ठीक थी, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर सका। डी ब्रॉगली ने पहली बात को भी जस्टिफाई किया कि एनर्जी कांस्टेंट किस तरह से रहती है, और फिर दूसरे पास्टुलेट को भी देखो वेव मान के उसने जस्टिफाई कर लिया। तो ये बेटर आइडिया था ना बोहर के कंपैरेटिवली। तो फिर एंड पे क्या लिखेंगे, हिंस डी ब्रॉगली आइडिया क्या था, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव बेटर देन द बोहर्स आइडिया। और बोहर आइडिया क्या था, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। ठीक है, उसने सिर्फ बताया, डी ब्रॉगली ने प्रूव किया। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। और आखिरी बात भी याद रखिएगा, क्या यहाँ पे मैं उस टाइम लिखना भूल गया हूँ कि ये आइडिया किसका था, ये कौन कह रहे थे जी, रदरफोर्ड कह रहे थे। ये बात जो शुरू में हमने की है ना, ये लिख लीजिएगा ताकि भूल ना जाए, रदरफोर्ड। और ये कौन कह रहा था, बोहर। और ये रिजल्ट किसका है जी, ये है डी ब्रॉगली का। ठीक है ना, ये कंपैरिजन में आप लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा। बस ये आज की डिस्कशन थी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।